Good afternoon, students. Please join. Good afternoon, students. Am I audible? Am I audible? Yes, students. Please reply. Am I audible? Sir. तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रोटेटिंग मासेस एंड देयर बैलेंसिंग. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस वी वर डिस्कसिंग इन आवर लास्ट क्लास. ठीक है, सो व्हाट वर rotating masses and what is the need for balancing them that we discussed in our last class. Yes or no? ठीक है, was that clear? Yes, sir. ठीक है, तो हमने देखा कि हम बैलेंसिंग ऑफ मास क्यों करते हैं. अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या क्या होने के चांसेस हैं. ठीक है, the process of providing a single mass in order to counteract the effect of centrifugal force of the masses is called the balancing of rotating masses. So there are following cases important from subject point of view जो कि हम डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट वन था द बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन. मतलब हम बैलेंस करेंगे किसको, एक सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस करेंगे बाय किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास एंड द प्लेन ऑफ बोथ जिसको हम काउंटर बैलेंस कर रहे हैं वो भी एंड द बैलेंसिंग मास विल लाई इन द सेम प्लेन. ओके, द प्लेन जो होगा उनका वो सेम होगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ये केस है, यू कैन से दिस इज फर्स्ट केस कि इस तरह से हम बैलेंसिंग करेंगे. मींस द रोटेटिंग मास और जो काउंटर बैलेंस कर रहे हैं हम उसको, उसका जो प्लेन है
वो सेम है। ओके, दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। मतलब अगर मैं शिफ्ट को देखूं ऐसे, और यहाँ पे एक वेट लगाया हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए दो छोटे मासेस मैंने लगाए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो जो इसका प्लेन था, दिस इज द नाउ प्लेन ए, एंड दिस इज प्लेन बी, एंड दिस इज प्लेन सी। सो यू कैन सी द बैलेंस जो इसको कर रहे हैं, वो बैलेंसिंग मास एक तो प्लेन सी में है और दूसरा बैलेंसिंग मास प्लेन बी में है। ठीक है, दूसरा आता है आपका, दैट इज योर द बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। मतलब एक ही बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक शाफ्ट है, इसके ऊपर एक मास लटका हुआ है इधर, और ये इसके पीछे इसी इसे यहाँ पर इसी प्लेन में डिफरेंट मासेस हैं टू बैलेंस इट। ठीक है, तो ये आपका थर्ड केस हो गया कि इस तरह से भी बैलेंसिंग पॉसिबल है। बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। डिफरेंट मासेस है, m1 ये हो गया, ठीक है, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया, और ये एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन में। नाउ द बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, ये वाला ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे, मल्टीपल। ओके, सो दीज आर द मेन 4 टाइप्स ऑफ केसेस जहां पे हम बैलेंसिंग करेंगे रोटेटिंग मासेस की। ठीक है, नाउ नाउ बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय सिंगल रोटेटिंग मास इन द सेम प्लेन। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर करते हैं हम क्या करेंगे, दैट मास m1 is attached to a shaft rotating at a omega, योर रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, एक शाफ्ट है उसके ऊपर कोई मास लगा हुआ है, दैट इज m1, and is rotating with the angular velocity omega. Okay, let r1 be the radius of rotation, means जो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोटेटिंग मास का जो डिस्टेंस है, दैट इज r1, and the radius of rotation ये हो गया, and the mass is m1. The distance between the axis of rotation of the shaft and the center of the gravity of mass m1 का जो डिस्टेंस है, दैट इज r1। यही मैंने बताया आपको। ओके, नाउ वी नो दैट कि जब ये रोटेट करेगी, देन वन फोर्स विल पुल इट आउटवर्ड। ओके, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, दैट इज m r omega square, m r omega square will be the magnitude of that force, or you can say m omega square r, m omega square r. Yes or no? Is this clear? ये वाली फोर्स एक्ट करेगी कि नहीं करेगी इस बॉडी पे, बताइए। कुछ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? आवाज आ रही है मेरी? यस, प्लीज रिप्लाई। आवाज आ रही है बच्चे? there is no Yes, reply sir. from your side. Yes, why are you not replying? सर बीच में सर नेटवर्क कनेक्शन वीक हो गया था सर, तो सुना ही नहीं दिया। हाँ बताइए, तो समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रेडियली आउटपुट प्रोड्यूस करेगी बेंडिंग मोमेंट, ये मैंने आपको बताया था कल क्लास में, कि जब
कोई भी फोर्स इस पे एक्ट करेगी आउटवर्ड, देन इट विल इंड्यूस अ बेंडिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट. So in order to counterfeit the effect of this force balancing, M1 may be attached in the same plane of the rotation as the disturbing force M1, such that the centrifugal force due to the two masses are equal and opposite in direction. अगर मैं इसी मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगा दूं, then it will stabilize the shaft in this particular direction and it will not cause any bending moment. Yes or no? Yes sir. Now अब इसका जो रेडियस है, जो हमने बैलेंसिंग जो मास लगाया है उसका रेडियस मैंने मान लिया r2, मींस द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस मास फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r2. यही बोल रहा है द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बैलेंसिंग मास m2, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास m2. यही कह रहा है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से जो प्रोड्यूस होगी, क्या वो m r ओमेगा 2 स्क्वायर नहीं होगी? m ओमेगा स्क्वायर r2 ये होगी कि नहीं होगी? Yes sir. सो क्या कहता है कि बैलेंसिंग में दैट इज FC1, दैट इज इंड्यूस्ड फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो आपका प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ दिस M1 मास, ये हुआ था FC1. एंड जो आपने बैलेंसिंग के लिए मास लगाया है बैलेंस्ड मास, दैट इज M2, दैट इज FC2. These two forces must be equal in magnitude. Yes or no? Therefore, we put these values equal to, then M2 omega square R2 will be equal to M1 omega square R1. If these mass are attached to the same shaft, then the omega will be the constant for both masses. So omega square will get cancel out. तो हमें रिलेशन मिल जाएगा M1 R1 में और M1 R1 एंड M2 R2 में. नाउ अगर हमें कोई भी दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज पता है, देन फोर्थ वन वी कैन इजीली फाइंड. वी हैव, अगर मास हमें M1 पता है अनबैलेंस मास कितना था, और रेडियस हमें पता है उसका कितना था, और हमें दूसरे वाले का पता चल जाए मास कितना आया था, कि इसको बैलेंस करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ मास चाहिए, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द लोकेशन कि कितने डिस्टेंस पे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसको पुट प्लेस करें सो दैट द फोर्स विल गेट बैलेंस्ड. गेटिंग माय पॉइंट? सो Yes नोट sir. में भी ये लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ M1 and M2 may be split up in any convenient way, but the radius of rotation of balancing of mass M2 is generally made large in order to reduce the mass of M2. ये क्या कह रहा है कि जो बैलेंसिंग फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए हम जो मास लगाते हैं बैलेंसिंग मास, जनरली उसका डिस्टेंस एक्सेस ऑफ रोटेशन से हम ज्यादा रखते हैं, बिकॉज जो बैलेंसिंग फोर्स आएगी वो मैग्नीट्यूड होगा मास और आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन. सो इधर यू इंक्रीज द आर और इंक्रीज एम, बट हम प्रेफर करते हैं कि मास को कम रखें, इंक्रीज द रेडियस, बट हर केस में ये पॉसिबल नहीं. अगर आपका इंजन के अंदर अगर कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है और वो अनबैलेंस्ड है, रोटेटिंग पार्ट है, एंड यू हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ साइज कि आप इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, देन यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा वेट. बट यू कैन सी द वेट इंड्यूसेस इनर्शिया, तो एक इनर्शिया फैक्टर ज्यादा हमें दिक्कत देगा आगे चल के. इसलिए हम क्या करते हैं कि इनर्शिया को मिनिमाइज रखने के लिए वेट को कम करते हैं. The next note is the centrifugal force are proportional to the product of mass and the radius of rotation of respective mass, because omega square is same for each mass, because these are connected to same shaft. और शाफ्ट एक ही जो उसका आरपीएम है उसी कांस्टेंट आरपीएम में घूमेगी, एंड उसी आरपीएम में वो जो आपका मास है वो घूमेगा, बैलेंसिंग और बैलेंस्ड मास बोथ. सो द ओमेगा विल रिमेन सेम फॉर बोथ masses. Is it clear? Yes sir. So this was the balancing of single rotating mass by single rotating mass in the same plane. Now the balancing of single rotating mass by two rotating mass in different planes. अभी एक ही प्लेन में थे, अब हम दो प्लेन की बात कर रहे हैं. एक बार इसको देखो, ये समझ में आ रहा है आपको? पढ़ो इसको. If you have doubt,
Ask me. Okay. ओके, क्लियर सभी को? हम्म। यश, अमन, इज इट क्लियर? अमन, पुष्पा, अमन सिंह, आशुतोष, मोहित, शुभम, तुषार, चंचल। यस मोहित। मोहित, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है। ओके, so balancing of rotating mass by two masses rotating in different planes. तो हमने अभी जो डिस्कस किया था सिंगल मास रोटेटिंग जो था उसको हमने बैलेंस किया था सिंगल मास से ही उसी प्लेन में। अभी हम क्या कर रहे हैं, द बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन्स। सो इसके लिए क्या करें? सो हमने लास्ट में पढ़ा दैट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल बैलेंसिंग मास इन द सेम प्लेन ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ distributing mass, the centrifugal forces are balanced. In other words, the two forces are equal in magnitude in opposite directions. But this type of arrangement of balancing rises to the couple which tends to rock the shaft in the bearing. Therefore, in order to put the system in complete balance, two balancing masses are placed at different planes and the parallel to the plane of rotation of the distributing mass in such a way that they satisfy the following two conditions. क्या कह रहा है कि जब हम उस चीज को एक जो हमारा बैलेंस मास था उसको हम उसी के पीछे लगा के बैलेंस करते हैं तो इससे एक प्रॉब्लम आ रही है क्या? It gives rise to the couple force that tend to break the shaft in its bearings. ओके, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया हमने? हमने मल्टीपल मासेस लगा दिए रोटेटिंग डिफरेंट प्लेन्स में। लेकिन ये कंडीशंस दो सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या? पहली, द नेट डायनेमिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू जीरो। मतलब जो डायनेमिक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी इस आपकी शाफ्ट पे बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंस मासेस और बैलेंस्ड मासेस मस्ट बी जीरो। दिस रिक्वायर दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थ्री centrifugal force must be the same. Okay, in other words, the center of mass of the system must lie in the axis of rotation. ये जो सेंटर ऑफ मास है आपका एक्सिस का वो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही होना चाहिए। ठीक है, ये वाली एक्सिस जो इसी पे लाई करना चाहिए, नहीं यहाँ नहीं है कि यहाँ पे लाई करे या यहाँ पे लाई करे। देन इट विल इंड्यूस एसेंट्रिसिटी और इसकी वजह से तो आपका जो बेंडिंग मूवमेंट है इट विल इंक्रीज मेनी टाइम्स। सो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू प्रिवेंट दिस। This requires that line of action of three centrifugal forces must be same in order. In other words, the center of masses of the system must lie on the axis of rotation, and the condition for the static balancing. ठीक है, next क्या कह रहा है? The net couple due to the force or the dynamic force acting on the shaft must be equal to zero. मतलब जो नेट टॉर्क इस पे इंड्यूस हो रहा है, जो बेंडिंग मूवमेंट इस पे इंड्यूस हो रहा है
because of the masses must be 0. In other words, the logarithmic sum of the moments, यही बोला है ना, moments about any point in the plane must be 0 in between the plane of the two balancing masses. कि जो यहाँ पे ये अनबैलेंस फोर्स है, जो मास है, और ये जो है, तो जो प्लेन है ना इसका प्लेन, यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स मास था, इसका प्लेन जो बैलेंसिंग मास है उसके प्लेन उन दोनों के बीच में आना चाहिए। ये मतलब अगर ये बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे इस मास की वजह से थी और इसको बैलेंस करने के लिए हमने दो मासेस लगाए, तो इनके प्लेन्स इससे जो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ एक्सिस्ट होने चाहिए, ये बीच में आना चाहिए। ये कहती है ये वाली कंडीशन, द प्लेन ऑफ द डिस्टर्बिंग मास मे बी इन बिटवीन द प्लेन ऑफ टू बैलेंसिंग मासेस। दूसरा क्या कहती है, द प्लेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मास may lie on the left side or the right side of the plane containing the balancing masses। या फिर कि जो आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स है, अगर मैं इसको रेक्टेंगल से शो करूं एंड जो आपने बैलेंसिंग फोर्सेस मास लगाए हैं, बैलेंसिंग मासेस, अब मैं इनको सर्कल से शो करूं, ये तो या तो ऐसे हो सकता है या कंडीशन ये भी हो सकती है, ऐसे करके एंड यहाँ पे एंड सिमिलरली यहाँ पे। सो इधर ऑन द लेफ्ट साइड और इधर ऑन द राइट साइड या बीच में। ठीक है, समझ में आई? यहां तक समझ में आया? अब नाउ इसका एक Yes, sir. एग्जांपल देखते हैं। When the plane of disturbing masses lie in between the plane of two balancing masses, मतलब जो अनबैलेंस्ड मास था, दिस इज m, जो आपको ये लाइन शो किया दिखाया, क्रॉस सेक्शन लाइन टाइप दिखाया हुआ है, दिस इज योर अनबैलेंस्ड मास एंड दिस इज योर बैलेंस्ड मासेस, जो बैलेंसिंग के लिए लगाए गए हैं, दिस इज बैलेंसिंग मासेस। ठीक है, सो यू कैन सी द a, l एंड m आर द प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स हैं जिनमें आपका जो है ये रोटेट कर रहे हैं मासेस। सो कंसिडरिंग द मास m is rotating in plane A and we have to place two masses m1 and m2 to balance these forces. Because of the mass m, we have placed these masses, one on the right side and other on the left side. तो पहली जो केस बता रहा है कि इस तरह से ये बैलेंसिंग हो सकती है, उसको शो करने की ये हम कोशिश कर रहे हैं। एंड यू कैन सी कि जो आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ जो अनबैलेंस्ड मास है उससे, दैट इज लेफ्ट साइड में L1 फॉर M1 एंड L2 फॉर M2 एंड R इज द रेडियस, जिसपे जो दूरी है सेंटर ऑफ मास ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स टू द जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है फॉर M एंड M1 के लिए R1 एंड M2 के लिए R2 रिस्पेक्टिवली। इफ वी सी द साइड व्यू, अगर मैं इसी को साइड से देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा? सो ये दूसरे वाला जो फिगर है ये दिखा रहा है आपको व्हाट विल बी द साइड व्यू। अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊं, यहाँ पे मैं आंख लगा के देखूं ऐसे, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये इस तरह से दिखेगा। यस और नो? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सेम है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझे बात को? Yes, sir. सो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा मैं इक्वेट करता हूँ m1r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m2r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस m1r1 ओमेगा स्क्वायर के इंड्यूस्ड जो फोर्स है इसकी वजह से जो बाहर की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लग रही थी, अब वो नेट इसके बराबर होगी जो इन दोनों की वजह से इंड्यूस हुई। यही तो होगा, बताइए? जो Yes. इसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस हो रही है शाफ्ट पे, अगर मुझे बैलेंस करना है तो इन दोनों की वजह से जो प्रोड्यूस हुई है वो इसके नेट के बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. So the balancing of single rotating masses by two rotating masses in different planes when the plane of rotation lies in between the planes of the balancing. So यही निकाला है इसने, that is Fc, that is centrifugal force due to mass m is equal to m omega square r.
and because of m1 lie on the plane L is m1 omega square r1. Similarly, centrifugal force exerted by m2 in the plane M is fc2 m2 omega square r2, and ये इन दोनों के इक्वल होगी तभी this stability can be achieved in the system. So fc is equal to fc1 plus fc2, and if we put this formula here, these values here, omega square omega square omega square cancel out, and we will get the relationship of unbalanced mass to the balancing masses, that is mr is equal to m1 r1 plus m2 r2. So in order to find the magnitude of the balancing forces in plane L or the dynamic forces of the bearing Q of the shaft, the moment about point P के पॉइंट अबाउट, इस P पॉइंट के अबाउट एक दूसरी कंडीशन भी थी इसमें कि नेट डायनेमिक फोर्स तो इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या, जो इसकी वजह से आपका कपल आ रहा है, जो इसकी वजह से जो एल्जेब्रिक मूवमेंट आ रहा है, इट मस्ट बी जीरो। मतलब किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम मूवमेंट निकालें इन फोर्सेस का तो दैट मस्ट आल्सो बी जीरो। मूवमेंट आप कह सकते हो टॉर्क, वो भी जीरो होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो आपने सेटिस्फाई करा दी यहाँ से कि ये वाली सेटिस्फाई करके देन वी गेट रिलेशन बिटवीन m1 r1 r2 एंड r3। ठीक है, अगर मैं इस फोर्स इस वाले मास का P के, इन तीनों मासेस का P के अबाउट मूवमेंट लूं तो मुझे वैल्यू बताओगे जरा क्या होगा? मूवमेंट कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है फॉर्मूला। यस यस और सर। नो? और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज टॉर्क, यही तो यस होता सर। है। सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं पॉइंट P के अबाउट अगर मूवमेंट निकालूं इस फोर्स का, मतलब इस मास की वजह से जो फोर्स आई है वो, एंड इस मास की वजह से फोर्स आई है, तो यू कैन सी ये वाला फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, लगाएगा, एंड दिस विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, एंड यू कैन सी P से m1 का डिस्टेंस इज L, सो m1 इंटू L ये वाला इस डायरेक्शन में हो गया। एंड अगर मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन मानूं और इसको मैं पॉजिटिव मानूं तो इसको मैं माइनस प्लस m इंटू L2, ये कितना होना चाहिए? अब देखो इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा P पे बिकॉज द डिस्टेंस इज जीरो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस m2 का कितना है यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन के? हाँ, 0 है। जीरो है, तो ये इक्वल हो गया जीरो के नेट। तो मैं अगर इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लेके जाऊं सो ml1 ml2 is equal to m into L. So you can see there is a relationship जो हमें मिल गई L2 और L में। So हम यहाँ से easily find out कर सकते हैं कि इस मास की लोकेशन यहाँ से कितनी हो with this relationship। Sir, one student is waiting in waiting, कौन कौन वेट कर रहा है? सर अमन था सर, वो गलती से बाहर चला गया नेट इश्यूज की वजह से, इसलिए वेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, उसको कर लिया। ये चीज समझ में आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ? एक तो हमने डायनेमिक फोर्स इक्वल किया, दूसरा हमने टॉर्क इक्वल किया, मींस बेंडिंग मोमेंट हमने इक्वल किया। समझ में आई बात? यस सर। सो यहाँ पे यही कर किया गया है। Fc1 दैट इज मास m1 की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी ये, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ P के तो डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगा। सिमिलरली आपका जो मैंने निकाला Fc2 बिकॉज ऑफ मास C2 वजह से, लेकिन यहाँ पे हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P लिया है, ठीक है, तो यहां से हमें रिलेशनशिप मिल गया। देखो ये वाला मिला कि नहीं? हमें m1 r1 mr l2 और l में रिलेशन मिला। सो हम कोई भी वैल्यू अगर इसमें हमारे पास अननोन है, m1 हमें नोन है, m2 में नोन है, r n है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ l2 एंड l।
Similarly, in order to find the balancing mass m, अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहें तो मूवमेंट ले लो आप q के अबाउट, फिर m1 जो वैल्यू है m की वजह से जो टॉर्क है, जो बेंडिंग मूवमेंट है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वजह से m2 और m में रिलेशन आ जाएगा एंड l2 एंड l में रिलेशन आ जाएगा। यस और नो? दैट इज fc2 into l, दैट इज fc2 कौन सा है, ये वाला मास जो इसकी वजह से जो नीचे टॉर्क आएगा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम q इज l, सो m2 into l इज इक्वल टू m into l1। यही होगी नहीं होगी वैल्यू? सो यहां से हमारे पास ये वाला रिलेशन बन के आ जाएगा। Now, second condition, when the plane of distribution line lies on one side of the balancing, यहाँ पे देखो बीच में था अनबैलेंस्ड, बैलेंसिंग के लिए हमने इसकी इधर साइड्स पे लगाए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ही साइड पे लगाते हैं, देखो तो क्या होता है। अब हम इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा, और इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? देखो एक बार और मुझे एक्सप्लेन करो कोई बच्चा कि कैसे कैसे ले रहे हैं हम। यस अमन, प्लीज ट्राई। एक बार ट्राई करो बच्चे। आपके सामने लिखा हुआ है सब चीज, आप बस एक्सप्लेन कीजिए। प्लीज ट्राई। यस, कुछ बोलो अमन। अमन बोलो बच्चे। सुन नहीं रहा है अमन? आवाज आ रही है मेरी बच्चों को? यस बोलो अमन। यस गो अहेड। आशुतोष सिंह यादव। आशुतोष। बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या मेरी किसी को भी? आ रही है सर। तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहे बच्चे? सबकी अटेंडेंस एब्सेंट मार्क कर दूंगा मैं अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो। देखो जितनी टेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस हैं उतनी डिसएडवांटेजेस हैं। आप मुझे एक्सक्यूज बनाओगे कि सर माइक खराब है, मेरा कुछ लॉस नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका आपको हर जाना उठाना पड़ेगा। आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, आ गया है तो बताओ। ना आप हाँ कहते हो ना कहते हो। यस अमन, चंचल। आगे बढ़े। हाँ यस सर। ओके, उनके सर माइक शायद काम नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, वो सब हो जाएंगे सही। जब अटेंडेंस एब्सेंट मार्क होगी देन एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, सो मैं बात कर रहा था दूसरी कंडीशन की, जब हम बैलेंसिंग मासेस को या तो जो अनबैलेंस्ड मास है उसको या तो लेफ्ट साइड रखते हैं या हम राइट साइड रखते हैं। तो दिस इज अ कंडीशन, यू कैन सी द masses आर ऑन द राइट साइड। देख पा रहे हो, दिस इज योर राइट साइड।
हमने यहाँ पे इन मासेस को एक साइड में रखा है। अर्लियर वी प्लेस्ड दीज ऑन द ईदर साइड ऑफ द अनबैलेंस मास्ट, लेकिन यहाँ पे हमने एक साइड पे रखा है, या तो लेफ्ट या राइट। तो इसकी वजह से अगर हमें देखो सबसे पहले कि जो इसकी वजह से जो फोर्स इंड्यूस हुई है दैट इज FC sorry, and the force because of mass m1 that is FC1 and due to m2 that is FC2, तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ये वाली फोर्स, यस और नो? Yes, sir. The net upward force must be equal to net downward force at any point of time. यही तो बोल रहा है वो। अगर मैं इसको अभी स्टैटिक कर दूं ऐसे ही, तो इसकी वजह से जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है मस्ट बी इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द m1 फोर्स। सो यही किया गया है, दैट इज इसकी वजह से जो फोर्स आई दैट इज FC, इसकी वजह से आई दैट इज FC2, और मस्ट बी इक्वल टू द नेट फोर्स ड्यू टू मास m1 दैट इज FC1। अगर इसको मैं फिर इसकी फॉर्म में रखूं, द ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर विल गेट कैंसल आउट एंड वी विल हैव mr प्लस m2r2 प्लस m1r1, ये रिलेशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं टॉर्क की बात करूं एट अ पॉइंट P, देन रिलेशन विल बी m1 इंटू बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट P पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, बताइए क्या लिखूं यहाँ, m1 इंटू, यस यस, दिस इज द डिस्टेंस, m1 का P से डिस्टेंस L है, यस देन L, और ये किसके बराबर होगा, मस्ट बी इक्वल टू, देखो ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वाला ऊपर देगा दैट इज m इंटू डिस्टेंस दैट इज L2, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से P से इसका जो सेंटर है यहाँ तक दैट इज L2, so you can see that m1 L1 is equal to m into L2 if we know the masses and this is the distance, ये कोई भी known है, then we can find out the L value। अगर L पता है then we can find the L2, और अगर हमने L2 L1 पता है और M हमें पता है then we can find the value of M1। so how easy it become कि हमने ये पैरामीटर्स लगा के इसको इतना इजी किया है, yes or no? Yes, sir. ये जो बच्चा बता रहा था L2 माइनस L, ये L1, ये ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास L थी ना, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर दी है, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर सभी को, यस अमन, Yes, sir. यू आर राइट, L2 माइनस L1 विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाला जो डिस्टेंस होगा यही तो होगा L2 माइनस, अगर मैं L2 माइनस L1 कर दूं तो दिस विल बिकम L, यही तो आएगी वैल्यू। कान को घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ो एक ही बात है, ठीक है। सो एक बार अपनी अटेंडेंस बोलिए, यस अमन, अमन कुशवाहा, रोल नंबर 5, and your Aman Singh, roll number 6. Okay. Roll number 12, Asutosh Singh Yadav, Chanchal Kaushik. Roll number 13, Chanchal Kaushik. Roll number 16, Jatin Arya. Kunal, Mohit Adhana. Nidhik Kumar. Yes, sir. Okay. निधिक कुमार अभी किसने बोला, रोल नंबर 22,
नीतीश कुमार, नीतीश शर्मा, शुभम कुमार राणा, शुभम कुमार राणा, तुषार कनौजिया, प्रेजेंट सर। तुषार सैनी, सर मोहित अदाना की लग गई। हाँ मोहित अदाना की लग गई। 1 2 3 4 5 6 7। ये निधिक कुमार कौन? निधिक कुमार तो आया नहीं है, तो कौन बोल रहा है इसकी अटेंडेंस? नहीं सर, वो अधाना ने अपनी बोली, लेकिन वो सुनाई निधिक के टाइम पे दी, अच्छा अच्छा, इसलिए आपने उसकी मार्क कर दी। ओके। 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टूडेंट ही आए हैं बस, हैं? यस यस ओके सर। ठीक है, then we continue in the next class. Okay. ओके सर।